मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, डिस्ट्रिक्ट राजसमंद। प्रिय विद्यार्थियों, हम एक बार फिर से बीए सेकेंड ईयर के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतिम अध्याय 1857 की क्रांति और उसके लिए महत्वपूर्ण रूप से जो कारण जिम्मेदार हैं उस विषय पर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। पिछले व्याख्यान में हमने राजनैतिक व आर्थिक कारणों की चर्चा आपके समक्ष की। अब हम बात करेंगे सामाजिक कारणों की, सैनिक कारणों की, धार्मिक कारणों की और तात्कालिक कारणों की। विद्यार्थियों, अंग्रेज जो साम्राज्य था उसने ये तय किया हुआ था कि हम भारत के लोगों के जो सामाजिक सरोकार हैं, जब तक उन पर कठोर प्रहार नहीं करेंगे तब तक उन्हें अपने लंबे समय तक अपने अधीन रखना संभव नहीं होगा। परिणाम स्वरूप उन्होंने भारतीयों के साथ वो हर संभव अपमानजनक व्यवहार किया जो करने योग्य नहीं था। भारतीय समाज में जो बुराइयां व्याप्त थी, निरंतर उनकी तरफ भारतीयों का ध्यान आकृष्ट किया और साथ ही साथ उनको लेकर भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार भी किया। यहाँ तक कि भारतीयों को जिन क्लबों में, जिन सामाजिक जलसों में अंग्रेज सम्मिलित होते थे, उनमें भारतीयों का सम्मिलित होना नामुमकिन था, असंभव था। जो अंग्रेजी कंपनी के लोगों के लिए जो क्लब्स थे, वहाँ बोर्ड पर लिख के टांग दिया जाता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। भारतीयों का और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। तो इस एक वाक्य से हमारी समझ में ये आ जाता है कि वो हम लोगों के साथ किस तरीके का सामाजिक संबंध रखते थे। तो इस सामाजिक अपमान दुर्व्यवहार के चलते या भारतीयों के प्रति अंग्रेजों के मन में जो घृणा व्याप्त थी, उस घृणा के चलते भारतीय लोगों में बहुत असंतोष व्याप्त हो रहा था। जो रूढ़िवादी भारतीय थे, उनकी रीति रिवाजों पर अंग्रेज निरंतर प्रहार करते जाते थे। निरंतर वो इस तरीके से पिंच आउट करते थे जिससे भारतीय जो समाज है वो तिलमिला उठता था। चाहे वो कोई बुराई हो या सामाजिक बुराई हो अथवा ना हो, हर प्रकार के सामाजिक रीति रिवाजों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना जैसे अंग्रेजी साम्राज्यवादी लोगों का प्रधान दायित्व है, प्रथम कर्तव्य है। इसके साथ साथ जो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली थी, उसने रही सही कसर भी दूर कर दी। इसके विषय में मैकाले ने तो एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसे पाश्चात्य तरीके से संचालित करने का मन बनाया। मैकाले का ये मानना था कि हमें तन से भारतीय और मन से अंग्रेज वर्कर चाहिए। हमें ऐसे लोग चाहिए, ऐसे लोगों की आवश्यकता है
जो देखने में तो भारतीय हों, लेकिन जो दिमागी रूप से अंग्रेजों की तरीके से व्यवहार करें, या दूसरे शब्दों में हम कहें जिनकी जो सोच है, जो सोचने का तरीका है वो पाश्चात्य तरीका हो, वो अंग्रेजों का तरीका। तो इस तरीके के को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू। परिणाम स्वरूप भारत में एक ऐसे नए वर्ग का उदय हुआ जो तन से तो भारतीय था, लेकिन विवेक और बुद्धि से वो अंग्रेजों की तरह सोचता समझता था। तो प्रारंभ में हम ये देखते हैं कि ये वर्ग भी भारतीय रीति रिवाज का, भारतीय सोसाइटी का आलोचक था। हालांकि कालांतर में चल के इसके लाभ भी हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं, जिस समय की अपन बात करते हैं, उस समय तक ये देखा जाता है कि भारत का जो शिक्षित तबका था, जो नव शिक्षित वर्ग था, वो भी भारतीयों की समाज पर, भारतीयों की संस्कृति पर निरंतर प्रहार कर रहा था। उसी तरीके से जो भारत की सांस्कृतिक दशा और दिशा थी, उस पर भी अंग्रेज निरंतर प्रहार कर रहे थे। वो हर संभव प्रयास करते थे कि भारत के देवी देवताओं के प्रति, भारतीयों की सांस्कृतिक मान्यताओं पर आघात किया जाए। इसी तरीके से धार्मिक क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो अंग्रेज भारतीय धर्मों पर भी लगातार कठोर रुख अपनाते प्रतीत होते हैं। और ये भारतीय जनमानस की विशेषता कह सकते हैं हम, या एक बात कुछ इस तरीके की थी कि भारत का जो मानस है वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। वो सामाजिक जिल्लत बर्दाश्त कर सकता है, वो आर्थिक नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, वो राजनीतिक अधिकारों को भी त्यागने के लिए तैयार रहता है, लेकिन वो अपनी आस्था पर चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारतीय किसी भी तरीके से अपने धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इस घटनाक्रम में जब हम ये देखते हैं कि भारत के धर्म पर ही संकट खड़ा हो गया था, जो एनफील्ड राइफल का घटनाक्रम है, तो उस घटनाक्रम ने ये स्पष्ट कर दिया था कि अंग्रेज लोग भारत के धर्म को खंडित करना चाहते हैं। और साथ ही क्या है कि वो ईसाईयत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे ही अंग्रेजों ने यहाँ राजनीतिक सत्ता स्थापित की, तैसे ही मिशनरीज ने भी अपना काम करना प्रारंभ कर दिया भारत के अंदर, और वो निरंतर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए। और इस के कारण से ही भारत में भी अपने धर्म के प्रति जो जागृति की अवधारणा थी वो जोर मारने लगी। परिणाम स्वरूप भारतीय जनमानस ने भी ये कोशिश की कि वो किसी भी तरीके से विदेशी सत्ता के जुए को उतार के फेंक दें। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो धार्मिक कारण है वो भी महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार है। फिर उसी तरीके से जो सैनिक कारण है उसने भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और संभवतया क्योंकि सैनिक छावनियों से ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था, और बहुत सारे इतिहासकार के वर्ग जो हैं वो ये मानते थे कि ये एक सैनिक विद्रोह है। तो जब ये चीज़ें दिखाई देती हैं तो निश्चित रूप से जो सैनिक कारण है वो और अधिक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारतीय सैनिकों में अंग्रेजों की नीति के चलते असंतोष व्याप्त था। जो बड़े पद थे, ऊंचे वेतनमान के पद थे, वो अंग्रेजों के लिए आरक्षित थे, सुरक्षित थे, और जो निम्न वेतन के पद थे वो भारतीयों को दिए जाते थे। भारतीयों को उच्च पदों के योग्य समझा नहीं जाता था।
परिणाम स्वरूप भारतीयों में असंतोष व्याप्त था। फिर अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों को बिना किसी भत्ते के दूर दराज के इलाकों में, दूर दराज के स्थानों पर युद्ध के लिए भेज दिया जाता था। और साथ ही जो भारतीय सिपाही थे उनके लिए जो पदोन्नति के अवसर थे वो भी लगभग ना के बराबर थे। तो इन कारणों के चलते फिर अवध के विलय ने भी भारत के जो सिपाही हैं, भारतीय सेना है, क्योंकि अवध के से बड़ी संख्या में सैनिक आते थे, अंग्रेज इन्फेंट्री में बड़ी संख्या में सैनिक आते थे अवध से। और जब उन्हें ये पता चला कि वह अवध के नवाब के साथ और अवध के बेगमों के साथ अंग्रेजों ने इस तरीके का व्यवहार किया, अपमानजनक व्यवहार किया है, तो उनमें धीरे धीरे असंतोष की भावनाएं प्रबल होने लग गई। फिर सामान्य सेवा का भर्ती जो अधिनियम था उसने भी भारतीय सैनिकों के असंतोष को हवा देने का काम किया। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय सैनिकों को विदेशों में युद्ध के लिए भेजा जा सकता था। भारतीय सैनिक विदेश जाने को धार्मिक रूप से बहुत बुरा मानते थे। यह जल को पार करके जाना भारत में धार्मिक रूप से अस्वीकार्य था। तो इस अधिनियम ने भी आग में घी का काम किया। फिर एक अन्य जो बात थी वो था कि जो अनुपात था, सैनिकों का अनुपात था, उस अनुपात में भी अंग्रेजों की तुलना में सेना में भारतीयों की संख्या अधिक थी। और इस अधिक संख्या ने भी भारतीयों के मन में ये भावना को भर दिया कि भाई हम इतनी बड़ी संख्या में सारा काम हम करते हैं और जो आनंददायक लाभ हैं, जो सैनिक लाभ हैं, वो अंग्रेज साम्राज्य उठाता है। तो क्यों ना हमारे जो कार्य हैं, हमारी जो मेहनत है, उसका लाभ हमारे देश को मिले। तो इस घटना ने भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर जो एक अन्य बात क्या थी कि जो युद्ध होते थे, युद्ध के समय अंग्रेज सैनिक भारतीयों को फ्रंट पर रखते थे, अग्रिम मोर्चे पर हरावल दस्ते के रूप में भारतीय सैनिकों को रखते थे और पीछे अंग्रेज सैनिक रहते थे। तो इस बात ने भी भारतीय सैनिकों को में असंतोष पैदा करने में भूमिका निभाई। फिर बात आती है तत्कालिक कारण की। तत्कालिक कारण भी एक सैनिक कारण ही था। 1856 ईस्वी में भारतीय सैनिकों को एक नए प्रकार की राइफल दी गई जिसे एनफील्ड नाम जिसका था। और इसमें जो कारतूस लगते थे, जो गोलियां लगती थी, उन्हें सैनिकों को अपने मुंह से खोलना पड़ता था। और ना जाने इस घटना में, इस तथ्य में कितनी सच्चाई है कि मुस्लिम सैनिकों को तो ये बताया गया कि इसमें सूअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है उसके लॉक में, कार्टेज के लॉक में, और हिंदू सैनिकों को बताया गया कि इसमें गाय की चर्बी का प्रयोग होता है। परिणाम स्वरूप भारतीय सैनिकों ने, हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों ने, इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की अंग्रेज सेना की 34वीं रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों ने मंगल पांडे के नेतृत्व में क्रांति कर दी। 2 अंग्रेज सैनिकों को की तरफ गोली चला। परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल को उसे फांसी की सजा दी।
इस जो घटना ने सारे सैन्य जगत को आंदोलित कर दिया और तमाम छावनियों में असंतोष की लहर व्याप्त हो गई और 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से विद्रोह का बिगुल बज गया। धन्यवाद।